क्यों होता है और टेक्निकल इसका कारण क्या है और इसका निवारण कैसे किया जाएगा, ये हमने आपको बता दिया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। लेकिन दोष की लिस्ट में 4 दोष का जिक्र किया गया था। तो अब हम बात करेंगे जरा दृष्टि दोष। चला जाए? अब देखिए बेटा, जरा दृष्टि दोष क्यों होता है और अगर ये दोष हो गया है तो इसमें क्या ऐसे आँख के अंदर प्रॉब्लम आएगी और फिर उसका निवारण कैसे। अब इस बात को समझिए। देखिए, जो जरा दृष्टि दोष है यह उम्र बढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करें। कैसे होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ। कैसे? अब आप ध्यान दीजिए। आप देखेंगे, आप इस समय अपने घर में 3 भेज के घर में व्यक्ति को देख पाते हैं। कठिन नहीं है, तो थोड़ा समझिए और समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप अपने को तैयार ये करिए कि आप समझना चाहते हैं। पकड़िए। आप अपने घर में देखें तो आपके घर में 3 फेज में रहने वाले लोग हैं। एक 0 से लेकर के 13 वर्ष तक के लोग, जिन्हें हम बाल्यावस्था कहते हैं, यानी जिन्हें हम लोग चाइल्ड बोलते हैं, और इस पूरे फेज को चाइल्ड फेज कहा जाएगा। दूसरा जो आपके घर में फेज स्टार्ट होता है वो टीनेजर्स का है। यानी कि 13 वर्ष की उम्र के बाद लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होगी। अब वो प्यूबर्सिटी में जा रही है, यौवनावस्था में जा रही है। ध्यान से सुनिए, आपको ये क्यों बताया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ 1-2 स्टूडेंट सीरियस नहीं है उस चीज़ को लेकर, तो आपको सीरियस होना सीखना पड़ेगा। काम में कितना माइंड लगाना है, कई बार कौन बात को कैसे समझना है, तो वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपके अकाउंट में 30 डेज केवल रह गए हैं, उसमें भी 4 दिन निकल गया, क्योंकि दिसंबर आप जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ अब आपका अकाउंट खाली होना लगेगा। अब आप क्या सीखे, कैसे पढ़े, कैसे तैयार हुए, वो आपकी करामात और कुशलता पर निर्भर करेगा। यानी पढ़ाने के अकाउंट खत्म। तो आइए उस विचार पे आइए कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल उस बच्चे को आता है वो प्यूबर्सिटी अवस्था में चला जाता है, और ये अवस्था 35 ईयर तक की यौवनावस्था की ही मानी जाती है। यानी युवा लोग कहे जाते हैं, इसे यूथ फेज कहा जाता है। अपने प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा कि भारत युवाओं का देश है। यानी कि 70% हमारे देश की आबादी युवाओं की है। यानी कि 14 से लेकर 35 प्लस हो गया, आप युवावस्था में चले गए। क्योंकि ये अवस्था में आप देख रहे होंगे लड़का है या लड़की है, दोनों के शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। और यही उम्र बनने की भी है और बिगड़ने की भी है, क्योंकि अभी तक आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म प्लस रसायन काम कर रहा था। बायोलॉजी के स्टूडेंट को, शायद किसी स्टूडेंट को, मैथ के, समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। अभी तक आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म चल रहा था और प्लस मेटाबॉलिज्म की क्रिया को प्रभावित करने के लिए शरीर में रसायन बन रहा था। और इस रसायन से आपके शरीर में सोमैटिक चेंजिंग आ रही थी।
अब ये जरा सा डिटेल निकल गया है मुझे तो पूरा कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सबक भी होगी, आप कैसे लेंगे वो आप जानिए। तो जब आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म में सेक्स वाला प्रोग्राम छोड़ करके शरीर में 11 सिस्टम है, 10 सिस्टम आपका जन्मजात चालू हुआ है, अब वो आपके साथ मरने तक चलेगा। सेक्सुअल वाला प्रोग्राम 13 ईयर्स से और लड़के में 15 पर चल रहा है। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा माइंड करना पड़ेगा कि 13 ईयर के पहले तक शरीर में मेटाबॉलिज्म चल रहा था, श्वसन चल रहा था, पाचन चल रहा था, उत्सर्जन चल रहा था, गमन चल रहा था, ये सारे 11 में से 10 वर्ग चल रहे थे। और उसके लिए रसायन डेवलप हो रहा था भोजन खाने से, और शरीर रसायन बना के आपके शरीर में सोमैटिक चेंजिंग ला रहा था। जैसे आपका पैर का मजबूत होना, हाथ का मजबूत होना, पैर का बड़ा होना, डाइजेस्टिव ऑर्गन का बड़ा होते जाना, ये सब रसायन का प्रभाव था। खोपड़ी काम कर रही है, ये रसायन का प्रभाव था। और इस प्रभाव को माता पिता डांट से, गुरु डांट से या पनिशमेंट देकर आपके शरीर को मॉडिफाइड कर रहा था कि आपके शरीर के विकास के साथ साथ कल्चर यानी सभ्यता, और सभ्यता को नियंत्रण करने के लिए ध्यान से सुनना, मैं क्या बात कर रहा हूँ, सभ्यता और सभ्यता को नियंत्रण करने के लिए आपके शरीर में डांट और दबेर देकर के, यानी कि डांट करके पनिशमेंट देकर के आपको अपने अंगों का उपयोग चलने बैठने उठने आदि के नियंत्रित करने का ये खेल चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप 13 ईयर्स प्लस कर गए और बॉय 15 ईयर प्लस कर गया, अब आपका रसायन में एक नया रसायन जुड़ गया, हार्मोन, जो अब तक नहीं बन रहा था। और इस हार्मोन का जब इसमें ऐड हो गया तो अब आपके शरीर में सोमैटिक चेंजिंग प्लस सेक्सुअल चेंजिंग, दोनों का समावेश हो गया। और अब रसायन का प्रभाव यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना, रसायन का अब जो प्रभाव है उसमें हार्मोन के सम्मिलित हो जाने से ये हार्मोन किसी में कम मात्रा में निकल रहा है और किसी में, उसी अनुसार उसकी जो सभ्यता है और जो शरीर पर अंगों का नियंत्रण, अभी तक ये नियंत्रण और ये सभ्यता में हार्मोन नहीं था। आप मैं क्या बात कह रहा हूँ, कहाँ जोर दे रहा हूँ, आप पकड़ लेंगे। तो पकड़ेंगे तो जो संदेश देना चाह रहा हूँ वो आप तक चला जाएगा, और चला जाएगा तो इससे क्या हो सकता है वहां तक पहुंच जाएगी। तो ये जो हार्मोन इसमें प्लस हो गया, प्लस हो जाने से सभ्यता और जो आपके अंदर ब्रेन का यूज था, ठीक है, अब वो यूज दो तरह का निर्णय लेने लगा। तात्कालिक सुख किसमें मिलेगा, इंस्टेंटेनियस, हमको तात्कालिक लाभ क्या मिलेगा, यानी उसमें बुद्धि का नियंत्रण कम, मौज ज्यादा। और दूसरा कि जिनके माता पिता ने ये 13 और 15 ईयर तक डांट कर और गुरु का सानिध्य अच्छा पाया, उनने ये डेवलपमेंट किया कि उसको नियंत्रण करना आ जाए। अब वो नियंत्रण अगर यहाँ माइनस हुआ है तो अब ये तात्कालिक सुख की ओर भागेगा, और समाज के दृष्टि में उसे असभ्य और नियंत्रित बालक कहा जाएगा। ये बिगड़ा हुआ है, ये सुधरने वाला नहीं है।
ये पढ़ेगा नहीं। आप देख सकते हो, आप में से बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो हफ्ते में 6 दिन क्लास नहीं ले पाते। ये उन्हीं कैटेगरी के बच्चे हैं। आप अपना मॉडिफिकेशन करो, खुद को पूछो, खुद से बात करो, हमसे बात नहीं करना। हम तो केवल बात पहुंचा रहे हैं, उसका इफेक्ट बता रहे हैं। और जिनका ये नियंत्रण रहा है वो आज भी उनके में अब पॉजिटिविटी आ रही है। वो कुछ भी करने के पहले 10 बार सोचते हैं ये गलत है या सही है, मेरे पापा क्या कह देंगे, मेरी मम्मी क्या कहेंगी, टीचर जानेंगे तो क्या कहेंगे। ये बात उसके माइंड में जो आ रही है बार बार कि मम्मी सुनेंगी तो क्या कहेंगी, पापा सुनेंगे तो क्या कहेंगे, सर जी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो ये उसका हार्मोन इस कंट्रोल में रेगुलेट हो रहा है। अब वो तात्कालिक नहीं, लॉन्ग टर्म में हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरा फ्यूचर कैसा जाएगा, उस पर वो सोचेगा। ठीक है। और उसी सोच के अनुसार बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वह डेवलप होंगी। और जैसे ही हम 35 ईयर क्रॉस करेंगे, अब हम अपने शरीर के लास्ट फेज में प्रवेश करेंगे, ओल्ड फेज में। और अब हमारे शरीर के सारे ऑर्गन की मसल्स शिथिल होना शुरू हो जाएंगे। क्या होगी? जैसे आज आपको पैर हिल रहा है बेटा, जैसे आज आपको प्यास लग जाए तो आप खुद पानी लेके पीना पसंद करेंगे। घर में कोई कुछ कह दे तो आप करना भी पसंद करेंगे, बशर्ते कि ये हार्मोन इस कैटेगरी में आता हो। नहीं तो आप अपने अपने ऊपर का अध्ययन करिए कि आपको अब तक कई बार ऐसा हुआ होगा जब मम्मी या पापा ने कहा होगा कि बेटा ये काम करके घर स्कूल जाना या ये काम कर देना, और आपने बिना सोचे पलट के जवाब दे दिया होगा मम्मी आप कर लो, हमारे पास टाइम नहीं है। वो कौन था? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। या बात पूछ रही होगी, घर जाके कुछ और बता दिया होगी, और पिताजी आक्रोश में आ गए होंगे। ये इंस्टेंटेनियस, ये करवाया है, हार्मोन ने करवाया। और इसलिए करवाया क्योंकि ये वाला जो काम चल रहा था 13 ईयर के एज में, वहाँ जब तक हार्मोन नहीं बना था तब तक ये दोनों डेवलप हो जाने चाहिए थे। लेकिन तुमने डेवलप होने दिया या नहीं होने दिया? यू से यू ऑब्जर्व। आई एम नॉट से कि आप गंदे हो आप अच्छे हो, मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ। आप जैसे भी हो अच्छे हो, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं केवल एक साइंटिफिक एक्शन का क्या इफेक्ट आता वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आप अब तक जैसे भी बने हो अपनी इच्छा से बने हो, और जिन लोगों में हम लोग की इच्छा सम्मिलित रही है वो हम लोग के गुड लिस्ट में है। हम जानते हैं ये बच्चा अच्छा करेगा। तो ये आपको स्वयं ऑब्जर्व करना पड़ेगा ताकि आप स्वयं सीख ले सकें कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जब ये हार्मोन एडजस्ट हो गया, अब ये मेटाबॉलिज्म रसायन प्लस हार्मोन और उसका बनना अधिक या कम, ये आपसे इसमें आपको इंस्टेंटेनियसली या पॉजिटिवली या नेगेटिवली एक्शन कराएगा। और ये एक्शन कब तक चलेगा? 14 से लेकर, यानी यहाँ लड़की है तो 14 से स्टार्ट हुआ, लड़का है तो 16 से स्टार्ट हुआ, और कब तक चलेगा? और इसमें इस हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा होगा 18 से 35, 18 से 23 के बीच में। आप लोग को याद है, पढ़ाए थे बता। 18 से 23 यही उम्र बनने की भी है और बिगड़ने की भी। यानी उसको जो करियर बनाना है वो बन जाएगा। IAS बनना है, PCS बनना है, चोर बनना है, पंचर वाला दुकान खोलना है,
या जो बनना है वो इसमें वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से रिटर्न होने का टाइम नहीं है। क्योंकि रसायन जो कर देगा, रसायन जानते हो ना, रासायनिक परिवर्तन में ए से बी अवस्था में जाएगा, लेकिन बी से ए अवस्था में नहीं आएगा। और भौतिक परिवर्तन नहीं है, जानते हो रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनेगा, दही से इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन इज मस्ट नेसेसरी। और सबसे पहली एजुकेशन है माँ की गोद, पिता का दुलार प्यार नियंत्रण। इसका अगर समावेश नहीं हुआ है तो वो बच्चा दूसरे दिशा में जाएगा। आप खुद अपने ऊपर सर्वे करो ना। आप अगर क्लास में नहीं आए हो तो टीचर ने कहा बेटा क्यों नहीं आए, तो आपने एप्लीकेशन लिख के ले आया, उस पर फर्जी साइन करके लाया। पेरेंट्स से करवाने के बजाय मित्र से करा लिया, या अपने ही फर्जी मान लिया। और मारने के बाद क्या किया, आपका दिमाग वहीं से इंस्टेनियस लिया, चलो झूठ बोल देते हैं, चलो ये कर देते हैं। तो जो पढ़ाई से आप वंचित रहे वो तो रिटर्न हुआ नहीं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। और 35 प्लस होने के बाद अब इसमें शिथिलता आएगी। यानी 36-37 यानी आपके पिताजी वाली उम्र, उनको प्यास लगेगी तो कहेंगे बेटा जरा पानी ले आते हैं। अब उनका हाथ पैर माइंड सब कुछ शिथिल हो रहा है, और उसी शिथिल होने के साथ साथ आँख को एकोमोडेट करने का काम सिलेरी मसल्स का है। तो सिलेरी मसल भी शिथिल होना शुरू कर देगी। और फिर 35 से जैसे जैसे वो 60 की ओर बढ़ेगा, कुछ लोग में 35 पर ही स्टार्ट हो जाएगा, कुछ लोगों का 40 पर, कुछ लोग का 60 पर, कुछ लोग का 60 के बाद। और जो नियम संयम से रहा है देखना, वो 80 के बावजूद ही बिना चश्मा के घूम रहा होगा। तो ये उस पर डिपेंड है। यानी कि आप जो स्टेनियस लाभ के लिए किए हो उसका असर अभी तो शुरू हुआ है। वो कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते रहते हैं कि 10 के बाद जैसे ही वो 11 में गया और 25 तक जो अपने जीवन को टीचर्स की बात मानकर अपने को साध लिया, वो आगे बढ़ेगा, उसका लाइफ सही सेटल होगा। इसीलिए आज के डेट में एक आपको बहुत बढ़िया डाटा दे रहा हूँ। बिना पढ़ने वाला भी बच्चा 80% लेके पास हो रहा है। आता नहीं है फिर भी वो पास हुआ है, और वो भी 80%। और जो रेगुलर पढ़ रहा है वो 70%। अब ये दोनों कंपटीशन में बैठेंगे। अब अगर आपको ध्यान दे देना होगा कि बीएचयू में 500 सीट बीएससी की है, अब 500 सीट पर 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं। पंद्रह लाख, और 15 लाख आएंगे एग्जाम देने, जिसमें से 50% कंपटीशन में है ही नहीं है, क्योंकि वो सरकार की व्यवस्था का लाभ पाए हुए हैं कि जांचने वाली कापी जिसने जांचा है, आप भी देख रहे हैं ना कि 10 पास करके आए हुए ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनका परसेंटेज 80%, 90% है, और छोटी सी मामूली बात नहीं आती उनको। तो ये उनके मेहनत का परिणाम नहीं है, ये बोनस है। फैन बंद कर दो बेटा, जुकाम बुखार शुरू हो गया। हाँ बस फ्रेंड क्लियर हुआ आपको? तो 50% तो इसमें हारी नहीं है, यानी कि 15 में से 7.5 लाख तो आउट हैं, कंपटीशन में नहीं। अब सीट की संख्या पर कंप्यूटर कम हो गए, अब उसमें से केवल कंपटीशन में इस 7.5 लाख में से केवल 50% कंपटीशन में है,
जो पढ़ के पास हुए हैं रेगुलर क्लास के, जिन्होंने नॉलेज को सीखने पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि जिनका ब्रेन अच्छा है उनके साथ दो प्रॉब्लम है। अच्छा ब्रेन वाला मेहनत नहीं करना चाहता, वो तुरंत आंसर लेना चाहता है, इसलिए बैक डोर सोचता है। और इसीलिए सफलता की दर अच्छे बच्चों की नहीं होती, सीखने वालों की होती है, यानी औसत दर्जे के बच्चे जो सीखे हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, वही सफल होते हैं। और वो बच्चे की सफलता 2% रहती है, और जो बच्चे मेहनत से सीख के गए होते हैं वो बच्चे ज़्यादा सफल हो जाते हैं। अतः आपके पास गिनने को तो 15 लाख है, लेकिन एक सीट पर आपको ज़्यादा खर्च नहीं करनी है, 30 से 40 लोग को हराना है और 30-40 लोग को पढ़ने वाला निपटा लेगा। ये वो होगा जो नियमित क्लास लिया है और पेरेंट्स के कंट्रोल और टीचर के कंट्रोल में रहकर हार्मोन ने सही दिशा में उसको ले लिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विज्ञान कह रहा है, मुझे किसी से ना कोई कष्ट है ना पीड़ा है, और ये उसके प्रभाव में दिखेगा। तो इसीलिए आप ये ध्यान दे लीजिएगा कि सफलता आसान है, कठिन नहीं है। सही दिशा में किया गया प्रयास सार्थक होगा। सही दिशा में प्रयास करोगे वो आपको फ्रूटफुल होगा, लाभकारी होगा। तो बेटा ये जब मसल जब 35 प्लस होने के बाद शिथिल होती है तो सीलियरी मांसपेशी भी शिथिल होने लगती है। अतः आँख के लेंस को एकोमोडेट करने के लिए, यानी सामंजस्य क्षमता पहले पढ़ा चुके हैं, अब वो निकट की वस्तु को देखने के लिए लेंस को जितना पीछे ले जाना चाहिए और दूर की वस्तु को देखने के लिए जितना अब वो शिथिल होने से ना इसे पीछे ले जा पाती है, अतः अब उसे ना निकट का साफ दिखता है, वही दोष का नाम है। अब देखो इतने का रिजल्ट 2 मिनट में निकल के आ गया और बताने के लिए कितना सब समझा दिया गया, क्योंकि समझाते समय ध्यान रखना था कि हर किसी के पास माइंड का ऑब्जर्वेशन करने आ जाए, लेकिन तुम्हें एग्जाम में ये नहीं लिखना था। ये तो इसलिए बताया कि आप समझो ये हो कहाँ से रहा है। अब हमें सीधे सीधे कह देना है कि बढ़ती उम्र के साथ, अब देखो तुम्हारी परिभाषा बढ़ती उम्र के साथ शरीर की अन्य मांसपेशियां जैसे शिथिल होती वैसे ही शरीरी मांसपेशी भी शिथिल हो जाती है। और जब ये शिथिल हो जाती है और निकट या दूर की वस्तु, समझ आ रहा है, निकट या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए वह उससे एडजस्ट नहीं कर पाती, तो इससे उस व्यक्ति को न तो निकट का दिखाई देता है न दूर का दिखाई देता है। तो अब नेत्र में उत्पन्न हुए इस इसलिए इसको अंग्रेजी में इतना बढ़िया नाम दिया गया है, शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटेड इफेक्ट। शॉर्ट एंड यानी निकट व दूर दृष्टि दोष अर्थात जरा दृष्टि दोष, यानी न निकट का साफ दिखेगा। अभी लोग को निकट दृष्टि दोष वाले लेक्चर लिए हुए हैं, उनको मैंने बताया था ना कि निकट दृष्टि दोष आया कहाँ से, परिभाषा कैसे होगी, वही यहाँ हो रहा है। तो अब बेटा उसको न निकट का दिखेगा ना, तो ये है जरा दृष्टि। अब परिभाषा क्या कहना है, एक लाइन बोलना है, अभी मैंने बता दिया कैसे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर की अन्य मांसपेशियों की मांसपेशी भी
तब वो निकट या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब नहीं होना पाती। तो इस दोष को यानी तब ना उसे निकट का दिखाई देता है, इस दोष को कहते हैं। अब इसका निवारण क्या करोगे? अब इसका देखो कारण वो नहीं है जैसा मैंने निकट और दूरदृष्टि में बताया था कि कैसे गोलक का व्यास बढ़ गया था, फोकस दूरी घट गई थी। अब वो सब रीजन नहीं है, ये रीजन मसल्स का है। अब आप समझ रहे हो, जो लेक्चर लिया वो समझ रहे हैं, क्लियर? मैंने कुछ भी लिया तो भाई कोई प्रॉब्लम, तो पढ़ने वाले को बेटा प्रॉब्लम होती है ना, पढ़ने वाले को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो पकड़ना बेटा। तो इसलिए इसका निवारण कैसे होगा? अरे भाई निकट दृष्टि दोष में आपने क्या किया था? अवतल लेंस का चश्मा पहना, उन्होंने पूरी बात कह दी, उचित फोकस दूरी बना। और बताओ दूर दृष्टि में क्या किया था? उत्तल लेंस का चश्मा पहनाया था। तो अब आपको उस व्यक्ति के निवारण के लिए या तो दो चश्मा बनाना पड़ेगा या एक ही चश्मा में दो लेंस लगाएंगे। आगे बात को समझ क्लियर होगी। जब निकट पढ़ना हो तो उसके चश्मे में नीचे की तरफ उत्तल लेंस का चश्मा हो जाए, और जब दूर लेंस का। इसलिए आप ऐसे चश्मे देखेंगे, अगर आपके घर में किसी को लगा होगा तो नीचे वाला देखिएगा लेंस दूसरा होगा, वो आप देख के भी पहचान जानते कौन है ये? यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये बढ़ती उम्र की समस्या है। ऐसे व्यक्ति के इस दोष के निवारण के लिए उसको उत्तल तथा बने हुए चश्मे का प्रयोग। आप बताओ। अब एक छोटी सी बात है दृष्टि वैषम्य, उसे भी समझ लो, उसका बस एक लाइन का काम है। देखो हम सबकी आंखें पहले ही रचना में बताए थे कि हमारी आंख आई आर्बिट में धसी, लेकिन आप देखना कुछ लोग ज्यादातर जो पहाड़ी साइड में रहते हैं या यूरोपियन कंट्री के लोगों को देखना, नॉर्थ कोरियन ओरियन को देखना, उनकी आंखें बल्जिंग, और जब आंख बल्जिंग होती है तो आई बॉल यानी नेत्र कोटर में जो लेंस है वो उभर आती है, तब वो लोग आड़ी और तिरछी रेखाओं में भेद नहीं करते। समझ रहे हो? जैसे तुम्हारे भी एरिया में देखना कभी कुछ लोग की दोनों आंख बैलेंस ना होके एक आंख उठी हुई हो, उभरी हुई हो, बल्जिंग मतलब उभरा हो, तब देखना वो वाले आंख से उसको साफ नहीं दिखेगा। राइट है? तो जब आंखें आई आर्बिट में फिक्स ना होके बल्जिंग हो जाए तो नेत्र कोटर का व्यास बढ़ जाए आगे, और ऐसे में आड़ी और तिरछी रेखाओं को विभेद नहीं कर पाता। इस दोष को दृष्टि वैषम्य या अंध बिंदु दोष, इसका नाम हिंदी में भी होता है। क्लियर हो गया? तो इसका निवारण कैसे करेंगे? क्रासित लेंस का चश्मा लगाएंगे। कौन सा? क्रासित। हाँ, अब कोर्स में नहीं है इसलिए क्रासित जान लो, क्रासित का कोर्स में नहीं रह गया, नहीं तो पहले था पूरा पढ़ाते थे हम लोग, अब नहीं है तो जितना जरूरत हो उतने बताएंगे। क्रासित लेंस का चश्मा लगाएंगे, ठीक है? यानी कि उसके लेंस में दोनों तल R1 और R2, अब चूंकि निकलना है मुंह से तो निकालने भी कंपटीशन के लिए काम दे देगा। R1 और R2 का जो अनुपात है वो 1/16 देख रहे हो? यानी R1 का जो त्रिज्या होगी R2 वाली त्रिज्या उसकी 16 से ज्यादा होगी। ऐसे बने हुए लेंस को क्रासित लेंस। तो अभी मैंने कहा ना जरूरत नहीं थी, लेकिन मुंह से निकल गया तो निकल गया।
तो इस तरह के लेंस को क्रासित लेंस या क्रॉस लेंस कहते हैं, और इस लेंस का बना चश्मा उसको पहना देते हैं तो ये दृष्टि वैषम्य का दोष दूर। अब सही है? अब चारों दोष क्लियर हो गया आपको? यानी ये दोष क्यों हुआ है? आंख के बल्जिंग यानी उभरे होने जिससे कि उसका गोलक का व्यास बढ़ जाता है, और इस वजह से वो तिरछी और आड़ी तिरछी रेखा को विभेद नहीं करता। तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो दृष्टि दोष खत्म हो गया, ठीक है। आपकी समझने क्षमता भी हो चुकी है। अब आइए तो बताता हूँ आपकी विभेदन क्षमता और सीमा की, ठीक है, और विभेदन। तो अब जाइए, फिर आइएगा बच्चे।